हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको अनसॉल्व का दूसरा सेट हल कराएंगे जो पेपर कोड 822 AW का है। तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। हमारा सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सभी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो पेज पे जा करके उसको देख लीजिए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराया है। तो पहले हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा इसमें होगा, यही चीज़ आप सभी को बताना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर संख्या को लिख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहला का है, यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर 156 जो दिया है मैं इसको लिख लेता हूँ इस प्रकार से। अब देखिए आप सभी को करना क्या है, तो सबसे पहले आपको 156 का गुणनखंड करना है। तो 156 का अगर आप गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप 156 को 2 से काटिए। यहाँ पर ये संख्या 2 से कट सकता है, तो आप इसे अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 78 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काट सकते हैं, तो अब की बार अगर आप 2 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपका 2 से नहीं कट सकता है। अब आपका 3 से कटेगा, तो आप 3 से काट दीजिए, 13 तिहा 39 हो जाएगा। उसके बाद फिर 13 से काट देंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 156 का जो गुणनखंड आया ये हमारा आया, देखिए दो बार आया है, तो 2 गुणे 2। उसके बाद एक बार 3 आया है, उसके बाद एक बार 13 आया है दोस्तों, इस प्रकार से। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दो बार आया है तो हम 2 का वर्ग कर सकते हैं, गुणे 3, उसके बाद गुणे में 13। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। तो आइए अब हम देखते हैं दोस्तों ये हमारा ऑप्शन कौन से विकल्प में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 गुणे 13 ये भी नहीं है, 2 गुणे 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर दोस्तों यही ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, हल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं हम सभी लोग। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका जिस प्रकार दिया गया है उस प्रकार लिख लेना है। तो सेक थीटा बराबर 2 दिया है, मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको त्रिकोणमितीय फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कौन सा फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है यक बटे कोसेक थीटा। इस तरह का जो फार्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है यक बटे सेक थीटा, यानी कि इस तरह के जो फार्मूले होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है यक बटे क्वाट थीटा। इस तरह के जो फार्मूले हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप इस तरह का प्रश्न हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर तीनों में से कौन किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सेक थीटा है। तो देखिए सेक थीटा के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, सेक थीटा की जगह पे दोस्तों आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा। यानी कि ये जब इसके जगह पे आएगा तो ये इसके जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है दोस्तों 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। उसके बाद में दोस्तों बराबर में 2 है तो 2 लिख देना। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है दोस्तों, cos थीटा को इसके जगह पे लाना है और 2 को यहाँ लाना है। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर में cos थीटा यहाँ पर इसके जगह पे चला आएगा। अब 1/2 जो है 2 है दोस्तों, ये cos जो है cos 60 अंश का मान है, तो 1/2 के जगह पे आप cos 60 अंश लिख सकते हो। तो cos 60 अंश इज इक्वल cos थीटा हो जाएगा इस तरफ। cos से cos दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका थीटा इज इक्वल 60 अंश बचेगा। तो यहाँ पर थीटा का मान आपका ज्ञात हो गया। इस तरह से आपको थीटा का मान निकालना है। तो अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सभी आप लोग जो है हल करेंगे इसको।
उसके बाद दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान क्या होगा। यानी यम का मान आपको ज्ञात करना है इसमें। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को भी हल करते हैं। चलिए दोस्तों पहले क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। हमारा प्रश्न संख्या पहले का जो है, पहले का हमारा ये गा है। तो पहले का गा है तो यहाँ पर हम इसको नंबरिंग इस तरह से पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण जो है इसको लिख लेते हैं 3x² माइनस का 12x, उसके बाद प्लस का यम है तो यम लिख लेते हैं, उसके बाद बराबर में 0 है। अब यहाँ पर आपसे यम का मान पूछ रहा है तो यम का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप सभी को विविधकर लगाना पड़ेगा, लेकिन विविधकर लगाने से पहले आपको व्यापक सूत्र का प्रयोग करना है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इससे आपको तुलना करना है। इसे तुलना कर दीजिएगा। तुलना करने पर इस तरह से इसे तुलना करेंगे। अब आप इससे अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पर आपको ये के जगह पे यानी x² के गुणांक में 3 लिखा है तो 3, उसके बाद b के जगह पे दोस्तों, b के जगह पे x के गुणांक में माइनस का 12 लिखा है, आगे चिन्ह को देख करके लिखना है। उसके बाद दोस्तों c के जगह पे आपका यम लिखा है तो यम लिखना है। अब आपका देखिए प्रश्न में जब कहा है यहाँ पर दोस्तों कि इसके मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने पर विविधकर का जो सूत्र होता है उसको 0 के बराबर लिखा जाता है। यानी कि विविधकर का जो सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ पर ये फार्मूला होता है तो इसके जगह पे आप 0 लिख सकते हैं मूल बराबर होने पर। बराबर अब b का मान ला करके रखेंगे तो b का मान माइनस का 12 है तो माइनस का 12 दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर माइनस का 4 गुणे a का मान दोस्तों कितना है, a का मान आपका 3 है तो 3 रख देंगे। उसके बाद गुणे में c का मान दोस्तों यम है तो यम रख देंगे। इस प्रकार से अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 बराबर 12 बराबर में 144 हो जाता है, 144 लिख देंगे। उसके बाद माइनस में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 तियाएँ 12, 12 इस प्रकार से यहाँ पर आप 12 लिख देंगे और उसके बाद यम है तो यम लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 12 यम इधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 यम, उसके बाद बराबर इधर 144 बचेगा। उसके बाद यम बराबर 12 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 बटे में दोस्तों आपका 12 है तो 12 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 12 से 144 को तो 12 बराबर में 144 दोस्तों। तो यहाँ पर एक कट करके 12 ही निकल के आएगा आंसर। तो इस प्रकार से यम का मान ज्ञात हो गया दोस्तों। आपको यम का मान आपसे पूछ भी रहा था तो हमने यम का मान निकाल दिया है आप सभी का। अब हम देखेंगे हमारा किस ऑप्शन में दोस्तों ये दिया गया है। तो 12 हमारा चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों खा नंबर, गा नंबर हो गया, खा नंबर देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, जिसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, यानी शीर्ष लंब की लंबाई आपको बताना है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो आइए दोस्तों सावधानी पूर्वक प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब आप समझते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पर ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो गया दोस्तों, और यहाँ पर इसके बीच में एक शीर्ष लंब डाल देते हैं। इस तरह से इसके बीच में एक शीर्ष लंब डाल दिए और इसकी प्रत्येक भुजाएं कह रहा है 2a है, यानी इसकी भुजाएं जो हैं प्रत्येक भुजाएं 2a हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रत्येक भुजाओं को इस प्रकार से 2a कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से 2a कर दिया हमने। अब आपसे शीर्ष लंब यानी कि इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो इसका नाम भी आप कुछ रख सकते हो ABC। इस तरह से इस त्रिभुज का नाम ABC कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार ABC कर लिया हमने। अब यहाँ पर शीर्ष लंब का मतलब यहाँ पर बीच में भी कुछ कर सकते हो, यहाँ पर D कर दीजिए आप सभी लोग।
तो इसी AD का मान आपसे पूछ रहा है। शीर्ष लंब का मतलब यही AD शीर्ष लंब है दोस्तों, यही AD शीर्ष लंब है। इसी का मान आपसे पूछ भी रहा है कि इसका मान क्या होगा, मान बताइए इसी का। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरह से आप सभी लोग हल करेंगे। शीर्ष लंब का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हो, चाहे आप त्रिभुज ABD ले लीजिए या फिर त्रिभुज ADC ले लीजिए, कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हो आप सभी। तो चलिए अब हम लोग इसी त्रिभुज को ले लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी लोग। तो त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज यहाँ पर लगा देते हैं ABD में, और क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अब हम लोग। अब पाइथागोरस प्रमेय आपका सूत्र पता है आप सभी को दोस्तों, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है दोस्तों। अब यहाँ पर मान ला करके रखते हैं, तो इस त्रिभुज में कर्ण दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, तो कर्ण के सामने वाला भुजा जो है, लंब के समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, यानी कर्ण AB है, तो यहाँ पर AB की जगह पे AB लिख दीजिए, कर्ण की जगह पे AB का स्क्वायर। उसके बाद लंब दोस्तों आपका AD है, लंब आपका क्या है, AD है, और उसी को आपको ज्ञात भी करना है। प्लस में आधार दोस्तों क्या है आपका BD है, तो यहाँ पर BD रख लीजिए इस प्रकार से, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब मान यहाँ पर ला करके रखेंगे दोस्तों पूरा, तो यहाँ पर AB का मान देखिए, इसमें क्या है, AB का मान 2A है, तो यहाँ पर 2A का स्क्वायर, उसके बाद बराबर में AD का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद प्लस BD का मान दोस्तों, BD का मान देखिए कितना है, BD का मान यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये पूरा देखिए B से लेकर C तक पूरा 2A है, तो यहाँ से आधा हो जाता है, तो आधा ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो इस तरह से। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में AD स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। प्लस में A स्क्वायर है, यहाँ पर A स्क्वायर रहने दीजिए। ये स्क्वायर को इधर कर दीजिए पक्षांतर करके, तो यह हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। उसके बाद बराबर में इधर आपका AD का स्क्वायर हो जाएगा। 4A स्क्वायर में कि एक A स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर 3A स्क्वायर बचेगा, 3A स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपका AD स्क्वायर बचेगा। इस प्रकार से एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका दोस्तों हो जाएगा 3A स्क्वायर। उसके बाद बराबर में आपका इधर AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर आप कर दीजिएगा। स्क्वायर हट गया तो रूट इधर लग गया, अब स्क्वायर आपका इधर नहीं लगेगा। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर A पे स्क्वायर है और इस पर रूट भी है, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी हट जाएगा, लेकिन 3 वाला नहीं हटेगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा A√3, उसके बाद बराबर में दोस्तों AD, तो यहाँ पर यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग इस विकल्प में देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारे कौन से विकल्प में दिया गया है। तो अब हम लोग दोस्तों इसको मैच कराएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है देख लीजिए, ये √3 हमारा 3 विकल्प में दिया गया है, तो तीसरा विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसके हल का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए इस प्रकार से। अब उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न है, 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्याएं, चलिए तो 1 से हम लोग 10 तक देखते हैं कितनी सम संख्याएं हैं। तो आइए हमने प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 से 10 तक संख्याएं लिख ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें सम संख्याएं देखते हैं दोस्तों, तो ये पहला हमारा सम संख्या हो जाएगा, ये दूसरा सम संख्या हो जाएगा, और ये तीसरी सम संख्या हो जाएगी, ये चौथा सम संख्या हो जाएगा, ये पांचवा सम संख्या हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर समांतर माध्य निकालने के लिए आपका जो फार्मूला होता है, अब उसको आप लगा दीजिएगा। समांतर माध्य आपसे पूछ रहा है, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग
बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है आपका। तो समांतर माध्य को x बार से लिखा जाता है, तो पदों का योग यानी कुल कितने जो है धनात्मक सम संख्याएं हैं, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, उसके बाद बटे में कुल कितने पदों की संख्या कितनी हुई, यानी सम संख्याओं की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख देना है। उसके बाद x बार बराबर, अब हम इसको हल करेंगे तो 4 2 6 और 6 6 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा दोस्तों। और इसको काट देंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 6 निकल करके आएगा। अब आइए हम लोग इस ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए आप सभी लोग, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमने इस प्रश्न को हल कर लिया दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं विकल्प का लास्ट प्रश्न जो है दोस्तों 4 नंबर। इसमें कह रहा है कि कोई दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है, तो आपको y का मान बताना है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न बीच की दूरी निकालना है। तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। पहले हम नंबरिंग कर देते हैं। हमारा प्रश्न जो है वो पहले का चा है, पहले का चा नंबर। अब हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में जो कहा है दो बिंदु है P और Q, तो पहले हम क्या करते हैं, दो बिंदु बना लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से दो बिंदु बना लेते हैं दोस्तों P और Q, और इनके निर्देशांक क्रमशः दिए गए हैं 2, -3, 2, -3। उसके बाद दूसरा निर्देशांक दोस्तों 10, y है, 10, y इस प्रकार से दिया गया है। और इनके बीच की दूरी दोस्तों 10 मात्रक है। इनके बीच की दूरी दोस्तों कितना है, 10 मात्रक है। इस प्रकार से इनके बीच की दूरी ये दिया है। अब आपसे y का मान आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि y का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए आप सभी लोग। तो ये दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। इसके लिए आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी PQ के बीच की दूरी, तो PQ के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपका पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग मान ला करके रखेंगे। तो x2 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, मानना पड़ेगा आपको पहले। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं इस प्रकार से। अब PQ के बीच की दूरी कितना है, तो PQ के बीच की दूरी 10 है दोस्तों। तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। उसके बाद बराबर में अंडर रूट में ला करके रखेंगे। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 10 है। उसके बाद माइनस में x1 का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पर x1 का मान 2 है, तो 2 लिख लेता हूँ स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 का मान कितना दोस्तों, तो y2 का मान y है, माइनस y1 का मान कितना दोस्तों, तो y1 का मान -3 है, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 10 बराबर में 10 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अंडर रूट में ही रहेगा आपका ये 8 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस में y + 3, तो ये दोस्तों आपका फार्मूला बन जाएगा। तो y + 3 ये आपका फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 2ab, तो 2 × y × 3, यहाँ पर इस प्रकार से ये आएगा। आगे बढ़ेंगे इसको, तो 10 बराबर यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा आपका 8 × 64, 64 प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6y, यानी कि यहाँ पर 6y हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आप सभी को, यहाँ पर रूट हटाना है। इसका रूट हटेगा तभी आपका y का मान किसी प्रकार ज्ञात हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर, उसके बाद बराबर में ये हो जाएगा √2 64 प्लस वाई का स्क्वायर। 64 और 9 को जोड़ सकते हैं आप, 9 4 13 यानी कि 73 हो जाएगा ये आपका। ये हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और इसका स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 10 दाई 100, उसके बाद बराबर में यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए स्क्वायर किए हैं तो इस रूट इसका हट जाएगा। वर्ग करने के लिए, रूट हटाने के लिए वर्ग किया जाता है। तो यहाँ आपका बचेगा 73 प्लस का वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 6y यहाँ पर बचेगा। अब उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 100 को इधर लाना है, 100 को इधर लाना है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, उसके बाद 6y, उसके बाद में प्लस में है तो प्लस में लिखो 6y, उसके बाद में प्लस का 73 है, प्लस का 73, और 100 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 100। अब इसमें से घटा दीजिए आप सभी लोग, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का माइनस का 100 में से 73 को घटाएंगे तो 27 आ जाएगा आप सभी का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका माइनस का 27 और ये समीकरण बन चुका है, तो यहाँ पर आपको बराबर 0 लिखना होगा। तो अब आप इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड आपको क्या करना है, 27 का गुणा वाई स्क्वायर के गुणांक में 1 से करेंगे तो 27 से करने में 27, और यहाँ पर बीच वाले के सेट करके बराबर लाना है, तो 9 तिरिक 27 और 9 में से 3 को घटाएंगे 6y आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 9y माइनस का 3y गुणा करेंगे तो 9 तिरिक 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 27 है, बराबर में 0। यहाँ से y कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा y प्लस का 9 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर y, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है, 1 मिनट, यहाँ पर प्लस बचेगा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 9 तिरिक 27, यहाँ पर भी आपका 9 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लेना है, तो y -3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, उसके बाद y प्लस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इन दोनों में से एक कॉमन कर लीजिएगा। अब उसके बाद दोनों को 0 के बराबर हल करेंगे, तो यहाँ पर y -3 बराबर में 0, तो y बराबर ये इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो y का एक मान आपका ये आ चुका है। उसके बाद दूसरा मान निकालेंगे तो y प्लस का 9 बराबर में 0, और 9 को इधर लाएंगे तो y बराबर माइनस का 9 ये हो जाएगा। इस तरह से y का एक मान ये आ चुका है। तो माइनस वाली संख्या अमान्य होता है दोस्तों, तो ये अमान्य हो जाएगा। अब आंसर आपका जो आएगा वो 3 आएगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं हमारा ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ये का आपका y का मान जो आया है वो यहाँ पर आया है दोस्तों, y बराबर 3 कामा माइनस का 9। अब ये ऑप्शन कौन से में दिया है, 3 कामा माइनस का 9, 3 कामा माइनस का 9, तो 3 कामा माइनस का 9 यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 कामा, यहाँ पर आगे पीछे लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर जो है हल करके इस प्रकार से आप सभी को लाना है। तो इस प्रश्न का हल काफ़ी लॉन्ग हो चुका है दोस्तों, लेकिन प्रश्न बहुत ही आसान था। अब आइए दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर खंड सभी खंड इसमें हल करने होंगे आपको। हमारा पहला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, यानी इसके मूल बराबर हैं, तो यम का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब मूल बराबर हो तो यहाँ पर आपको विवितकर का सूत्र लगाना होता है। तो अब हम लोग विवितकर का सूत्र लगा करके इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका दिया है 3x² माइनस का 12x, उसके बाद प्लस का m
2m है दोस्तों, प्लस का 2m बराबर में 0 है। मूल बराबर है, यहाँ पर कह रहा है मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर हैं दोस्तों, तो मूल बराबर है तो पहले आपको इसको व्यापक समीकरण लगा करके इसका मान निकालना पड़ेगा। तो ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इस तरह से इससे तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो x² के गुणांक में ये के जगह पे 3 लिखा है, तो ये बराबर 3। उसके बाद b बराबर दोस्तों x के गुणांक में b के जगह पे माइनस का 12 लिखा है। उसके बाद c बराबर दोस्तों 2m लिखा है, तो 2m लिख देना है आप सभी को। अब आपको विभेदकर का सूत्र लगाना है, तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस का 4ac होता है। d का मान मूल बराबर होने पर 0 लगा सकते हैं, तो 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर b का मान रखेंगे, तो b का मान माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 4 गुणे a का मान आपका 3 है, 3। उसके बाद c का मान 2m है, तो 2m लिखना है आपको। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 बराबर दोस्तों 12 बराही में 144 हो जाएगा। इस प्रकार से 144 हो जाएगा आप सभी का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 और उसके बाद में गुणे में 2m है, तो 2m लिख देना है। अब देखो 12 गुणे 2m, ये इसके आगे माइनस है तो यानी कि ये पूरा माइनस में है। अब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का जो है 12 गुणे 2m। उसके बाद बराबर में इधर आपका 144 वहीं पर रखना है, इसको इधर उधर नहीं ले जाना है। अब उसके बाद क्या करना है, यम का मान आपको ज्ञात करना है, तो 12 गुणे 2m को छोड़ दीजिए आप सभी लोग, तो इसको इधर लाइए। तो यम बराबर अब 12 और 2m इधर गुणे में इधर आएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 144। उसके बाद बट्टे में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 2, इस प्रकार से 12 बराही में 144, यहाँ पर 12 आ जाएगा। और उसके बाद 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यम बराबर दोस्तों आपका 6 निकल के आएगा। तो यही यम का मान हो जाएगा। यहीं पर आपको ज्ञात करने के लिए भी कहा था, तो यहाँ पर प्रश्न में हमने यम का मान ज्ञात कर दिया दोस्तों। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो चुका है आपका। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खा नंबर। आइए खा नंबर हल करते हैं। तो आइए अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा है cos स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं दोस्तों। पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रश्न को, उसके बाद इसको आप लोग को हल करके बताता हूँ। 67 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 23 अंश, ये आपका दिया गया है। यहाँ पर आपको इसका मान पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले पता होना चाहिए दोस्तों। तो त्रिकोणमिति के फार्मूले मैं आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ, जो हमें आवश्यकता पड़ता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा। तो ये सभी फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू में से किसी एक को बदलना है। यानी हम किसी एक को बदल सकते हैं, चाहे हम इसको बदल सकते हैं या फिर चाहे इसको बदल सकते हैं। तो चलिए इसी को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग बताइए, हमें इसको बदल करके इस रूप में लाना है। अगर हम इसको बदलते तो इसको बदल करके इस रूप में लाते। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको बदलेंगे ना, इसको बदलेंगे साइन के रूप में लाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों कास वाला, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा साइन में बदलेगा। तो कास 90 माइनस थीटा साइन में बदलेगा, तो हम यही फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कास। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ पर आप भी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो कास 90 माइनस दोस्तों, और यहाँ पर बताइए थीटा के जगह पे यहाँ पर दोस्तों आप कितना लिखेंगे कि घटाने के बाद इतना ही आए। तो 90 में से अगर आप जो है 23 घटा देते हैं दोस्तों, 90 में से अगर आप 23 घटा देते हैं तो आपका 67 अंश आ जाएगा।
उसके बाद माइनस में आपका साइन स्क्वायर 23 अंश है तो 23 अंश लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखो ये cos 90 माइनस थीटा लिख चुका है, यानी cos 90 के जगह पे cos की जगह पे cos लिखा है और 90 की जगह पे 90 लिखा है और थीटा के जगह पे 23 अंश लिखा है। तो ये थीटा के रूप में होता है तो बदल करके थीटा के रूप में आता है, लेकिन यहाँ पर 23 लिखा है तो बदल करके 23 के रूप में आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन, ये साइन हो जाएगा, साइन के रूप में बदलेगा साइन स्क्वायर 23 अंश। थीटा के रूप में होता तो थीटा बदल जाता, लेकिन 23 लिखा है तो 23 लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस में यहाँ पर आपका जो लिखा है साइन स्क्वायर 23 अंश, इसको लिख लीजिए। अब ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर आपका मान जो आएगा वो 0 निकल करके आ जाएगा। तो फाइनली इस प्रश्न का हल जो है हो चुका है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से मैंने आपको इसको साइड इफेक्ट दे दिया है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा है, इस प्रश्न में कहा गया है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। तो आइए पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज का कह रहा है कि इस त्रिभुज के आधार की लंबाई, तो ये इसका आधार हो गया, इसके आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। उसके बाद इसकी ऊंचाई कहा है, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, यानी ये 7 सेंटीमीटर है, इसको भी लिख लिया। अब आपसे कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस पर हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपका फार्मूला जो होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब, ये आप सभी का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर लंब के जगह पे आप ऊंचाई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर 1/2, उसके बाद गुणे आधार का मान 14 सेंटीमीटर है और गुणे लंब का मान दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। अब इसको हम काट पीट देंगे तो 7 सते 14, यहाँ पर कट के आ जाएगा 7 और इसका इसका गुणा होगा तो 7 सते 49 और क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फाइनली इस प्रश्न का हल हो गया। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का प्रश्न हमारा तो बहुत ही आसान लग रहा है। इस प्रश्न में कहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा दोस्तों दूसरे का ख नंबर है। तो आइए अब हम नंबरिंग करके इसको हल करते हैं। दूसरे का ख नंबर, तो दूसरे का यहाँ पर घ नंबर है, ख नहीं घ नंबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम सभी दोस्तों, 1 से लेकर के 10 तक अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं, यानी 10 अभाज्य संख्याओं को हमको लेना है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। अभाज्य संख्याओं का मतलब जो संख्याएं केवल स्वयं से कटती हैं दोस्तों। तो जैसे मान लिया जाए 2 हो गया आपका, उसके बाद 3 हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, 4 तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, उसके बाद 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 भी हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, 17 के बाद 23 भी हो जाएगा। 10 संख्याएं हमको चाहिए, 23 भी हो जाएगा, उसके बाद 23 के बाद 29 भी हो जाएगा, 29 के बाद 31 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10 अभाज्य संख्याएं ले ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारी 10 अभाज्य संख्याएं हो चुकी हैं। अच्छा अब इनको हम गिन लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी जो इनको अगर हम गिनते हैं अभाज्य संख्याओं को तो ये टोटल 10 हैं। अब ये 10 जो है ये सम संख्या है, यानी यहाँ पर जो n बराबर आया है ये 10 आया है और 10 जो है एक सम संख्या है। तो जब यहाँ पर अभाज्य संख्याएं सम संख्या होती हैं, यानी कि इनकी कुल टोटल नंबर सम संख्या आता है, तो इसके लिए सूत्र होता है। जब सम होता है तो इसके लिए अलग सूत्र होता है, विषम होता है तो इसके लिए अलग सूत्र होता है। तो हमें सम है तो सम के लिए सूत्र लगाना है मध्यिका का। तो यहाँ पर मध्यिका का सूत्र होता है, मध्यिका का सूत्र जो होता है दोस्तों ये होता है
ये सूत्र होता है दोस्तों मध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद उसके बाद प्लस में दोस्तों उसके बाद होता है n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1 वहाँ पद ये फार्मूला होता है आपका। अब हम इसमें मान ला करके रखते हैं, तो चलिए मान ला करके रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर n का मान 10 है, तो यहाँ पर 10/2 वहाँ पद उसके बाद प्लस n का मान 10 है तो 10/2 प्लस 1 वहाँ पद। इस प्रकार से मान रखेंगे। इसको काट देंगे तो यह हो जाएगा 5 दूना 10, यानी यहाँ 5 आ जाएगा, और इसको काट देंगे 5 दूना 10 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा पाँचवा पद उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 5 1 6 छठवां पद। इस प्रकार से अब इसमें हम पाँचवा पद और छठवां पद देखते हैं। तो पाँचवा पद 1 2 3 4 5, पाँचवा पद आपका ये हो जाएगा, और उसके बाद छठवां पद आपका ये हो जाएगा। तो 11 + 13, पाँचवा पद आपका 11 हो जाएगा और छठवां पद आपका 13 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो 11 + 13 को जोड़ते हैं दोस्तों, तो आपका जो निकल कर आएगा वो टोटल 24 निकल कर के आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है इस प्रश्न को हल कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने पूरी तरह से इसको हल कर दिया। तो आशा करते हैं आप सभी लोग दोस्तों इस प्रश्न को हल जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस तरह से आंसर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या कर देना है, माध्यिका का मतलब होता है कि उसमें औसत निकाला जाए, 2 से भाग कर दिया जाए। तो इसमें क्या करेंगे, आप 2 से भाग कर दीजिएगा तो लास्ट में ये भी आपका निकल जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपका 12 इस प्रकार से हो जाएगा आंसर। तो जहाँ पर आपका आंसर दिया होगा वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या जो है 2 का पूरा प्रश्न हो चुका था। अब हम लोग 3 से लेकर के इसका पूरा प्रश्न हल करेंगे जहाँ तक संभव हो पाएगा। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें हमसे पूछा गया है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 2 नंबर का है। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न का नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों। ये प्रश्न संख्या 3 का नंबर है। आपको एचसीएफ और एलसीएम किसका बताना है दोस्तों, तो आपको 26 और 91 का, 26 और 91 का आपको दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसी प्रश्न को आपको हल करना है। तो आइए हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणनखंड करेंगे हम। तो गुणनखंड कैसे करना है देखिए, इसका तो हम डायरेक्टली गुणनखंड कर सकते हैं 26 का। अगर हम 26 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 2 × 13, इस प्रकार से प्राप्त होगा। और उसके बाद अगर 91 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों, तो 91 का गुणनखंड हमारा जो आएगा वो 13 × 91, यानी कि 13 × 7 करके आएगा, 7 × 13 इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको एचसीएफ जो निकालना है, तो एचसीएफ इस तरह से आपको निकालना है। किसका 26 और 91 का एचसीएफ जो निकल के आएगा, यहाँ पर इस दोनों गुणनखंड वाली संख्या में कॉमन कौन सी संख्या है, तो कॉमन संख्या आपका 13 है। कॉमन का मतलब जो दोनों में उपस्थित होता है। तो यही आपका फाइनली जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। और उसके बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिख देंगे, उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं है उसको लिखते चले जाएंगे। तो 2 × 7 × 2 है तो 7 × 2 लिख देंगे इस प्रकार से। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 26 का गुणा 7 में करेंगे दोस्तों, तो हमारा निकल के आएगा 182। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो है हल कंप्लीट हो चुका। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब आप लोग जाकर के जो है इसका आंसर मिला लीजिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आइए दोस्तों अब खा पार्ट देखते हैं। खा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, इसमें आपसे कहा गया है पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 है। और इसके लिए एक अद्वितीय हल भी आपसे कहा है।
तो अद्वितीय हल होता है तो इसके लिए शर्त क्या होता है, हम लोग उसको लागू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका समीकरण दिया है इसका पूरा मान निकाल लीजिए आप सभी लोग। तो मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापक समीकरण लगाना पड़ेगा। ए देखिए a1x a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा। उसके बाद दूसरा व्यापक समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब देखिए हम जो है फर्स्ट वाले समीकरण की तुलना फर्स्ट वाले से करेंगे, सेकंड वाले की सेकंड वाले से करेंगे। तो यहाँ पर इससे तुलना इसके करेंगे पहले वाले की। तो यहाँ पर हमको a1 बराबर क्या मिलेगा a1 बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा a1 के जगह पे x के गुणांक में 4 लिखा है, तो a1 बराबर 4 मिलेगा। उसके बाद b1 बराबर देखिए यहाँ पर b1 बराबर y के गुणांक में p लिखा है, तो p लिख दीजिए। उसके बाद c1 बराबर दोस्तों, c1 बराबर क्या लिखा है, c1 बराबर दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए पहले समीकरण में +8 लिखा है। उसके बाद a2 बराबर निकालिए, तो a2 बराबर क्या निकालेंगे, x के गुणांक में a2 के जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। उसके बाद दोस्तों b2 के जगह पे देखिए, b2 के जगह पे y के गुणांक में क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। उसके बाद c2 बराबर क्या लिखा है, c2 के जगह पे 2 लिखा है। तो इस प्रकार से आपका जो है a1 a2 का पूरा मान पता हो चुका है। अब जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है दोस्तों, तो अद्वितीय हल के लिए यहाँ पर एक शर्त होता है। अद्वितीय हल के लिए यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण का अद्वितीय हल है, समीकरण का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होने पर यहाँ पर शर्त होता है a1/a2 नहीं बराबर होता है b1/b2 के। ये अद्वितीय हल होने पर यह शर्त लागू होता है। अब इसमें हम पूरा मान ला करके रख देते हैं दोस्तों। तो मान ला करके रखते हैं, तो a1 का मान 4 है, यहाँ पर 4 रख दीजिए। उसके बाद a2 का मान दोस्तों 2 है, तो 2 रख देंगे। उसके बाद बराबर में दोस्तों b1 b2 का मान कितना है, तो b1 का मान p है, तो यहाँ पर p रख देंगे। उसके बाद b2 का मान दोस्तों 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ से। और यहाँ पर नहीं बराबर का चिन्ह भी लगा दीजिएगा दोनों तरफ से। यहाँ पर हर दोनों का समान है, बराबर में इक्वल है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 डज नॉट इक्वल p। यहाँ पर इस तरह से जो है इस प्रकार से मान आपको निकलेगा। और इसी को आप या करके ऐसा भी लिख सकते हो, या करके आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, p नहीं बराबर है डज नॉट इक्वल 4 के। तो इसी मान के लिए जो है द्वितीय हल है समीकरण का। तो फाइनली इस प्रश्न का हल यही होगा दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये आपका तीसरे का ख है। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम सभी लोग। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर देखिए चित्र में एडी लंब है बीसी पर, तो सिद्ध कीजिए कि AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC²। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर जैसा फिगर बना हुआ है वैसा फिगर हम यहाँ पर एक ड्रा कर लेते हैं, यानी सेम वैसे बना लेते हैं। और जो हमारा दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो जिस प्रकार से दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है दोस्तों, क्या दिया है आपका, एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है, एडी भुजा लंब है दोस्तों किस पर, बीसी भुजा पर, ये इस पर लंब है। और यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, तो सिद्ध करना है आपको AB² प्लस CD² AB² प्लस CD² इज इक्वल, आपको क्या सिद्ध करना है, BD² प्लस AC²। यही चीज आपको सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आपको दोनों त्रिभुज अलग अलग आपको लगाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले त्रिभुज ADC लेते हैं। त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में, और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर।
तो यहाँ पर समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, यानी AC कर्ण है, तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपका लंब कौन सा है, तो लंब आपका दोस्तों यहाँ पर AD है, तो लंब आपका AD है तो AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आधार आपका कौन सा है, आधार आपका DC है या CD कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको CD का स्क्वायर कर देना है इस प्रकार से। फाइनली आप सभी लोग इतना समझ रहे होंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसे समीकरण 1 नाम दे देना है। उसके बाद अब दूसरा त्रिभुज लगाएंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, तो त्रिभुज यहाँ पर लगाएंगे, त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में लगाएंगे वही चीज पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर समकोण बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, यानी कर्ण आपका AB है, तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर ये आपका लंब है AD, तो AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आधार आपका इसमें कौन सा है, तो आधार आपका BD है, तो यहाँ पर BD लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर। उसके बाद इसे आप समीकरण 2 बना लेंगे। अब आपको ये चीज़ सिद्ध करने के लिए जो क्या काम करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देना है, या फिर 1 में से घटाने पर नहीं आएगा तो आप 2 में से भी घटा सकते हैं, 1 में से नहीं आएगा घटाने पर तो 2 में से ही आप घटा दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, इस प्रकार से। तो अब आप घटाएंगे तो समीकरण को कैसे घटाया जाता है, LHS को LHS में से, RHS को RHS में से घटाया जाता है। तो 2 में से 1 को घटाना है, तो समीकरण 2 का LHS पक्ष ये है, तो AB का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, और इसका RHS क्या है, LHS क्या है, समीकरण 1 का AC है, तो यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर। उसके बाद बराबर में इधर आपका क्या है, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में BD का स्क्वायर है, इसको आप लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद इसी में से आपको घटाना है, तो यहाँ पर घटाना, तो यहाँ पर आप चिन्ह लगा के लिखेंगे, तो चिन्ह लगा के लिखेंगे। दूसरा पक्ष आपका है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब यहाँ से आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो इधर आपको मिलेगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, माइनस AC का स्क्वायर बराबर में इधर आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इस तरह आपका ये हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस में या इधर आपका हो जाएगा CD का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर AD स्क्वायर माइनस में है और यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस में है, तो आपका बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपका AB का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का AC का स्क्वायर, ये आपका इस तरफ बचेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो इधर बचा आपका BD का स्क्वायर और उसके बाद माइनस CD का स्क्वायर, ये आपका इधर बचेगा। अब आपको देखते हैं प्रश्न में सिद्ध क्या करना है, तो जो सिद्ध करना है उसी के अनुसार हम काम कर लेते हैं। तो देखेंगे आप सभी लोग दोस्तों, यहाँ पर BD का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इस तरफ है और इधर AB का स्क्वायर और CD का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर BD वाले को इधर ले आएंगे, BD वाले को, या BD इधर था तो BD को इधर छोड़ देंगे, तो इधर कर देंगे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और इधर इस तरफ CD स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, CD स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का CD स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बराबर में आपका BD स्क्वायर है, तो BD स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर AC स्क्वायर इस तरफ आ रहा है प्लस में, तो आप AC स्क्वायर को इधर ले आएंगे, AC स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो है प्रश्न हो चुका है सिद्ध दोस्तों। यही प्रश्न में आपको हल करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो फाइनली आप जो है इस प्रश्न को इसी प्रकार हल कर लीजिएगा। अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप।
इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना था। तो प्रश्न बहुत ही आसान और सिंपल था। इस प्रकार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा जो है घ नंबर, इसमें कहा है एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हमारा है, हमने आपको प्रश्न पढ़कर बता ही दिया है, अब इसे हम लोग हल करते हैं। तो प्रश्न हमारा तीसरे का घ है, तीसरे का घ है। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक घन बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर घन बना लेंगे तो हमारा प्रश्न जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक घन बना लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक घन बना लिए हैं, और इसका आयतन देखो, इसका पूरा आयतन जो है दिया है, इस पूरे घन का आयतन यानी घन का आयतन आपका दिया है 1331 सेमी क्यूब, ये आपका इतना दिया गया है प्रश्न में। अब यहाँ से आपको इसका जो है निकालने के लिए पूछ रहा है कि आप सभी लोग जो है दोस्तों इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, यानी आयतन दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो आप सभी लोग। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए इसकी भुजा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले घन की कोई एक भुजा पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, घन का जो आयतन होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा आयतन की जगह पे भुजा क्यूब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भुजा क्यूब, यानी यहाँ पर घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। बराबर में इधर दोस्तों 1331 को मैं लिख सकता हूँ, 1331 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी 3 बार इसका हम 11 में गुणा करेंगे तो हमारा 1331 जो है आ जाएगा। अब उसके बाद इस तरफ क्या करेंगे दोस्तों, इस तरफ से घन हटाएंगे तो इधर घनमूल लग जाएगा। तो यहाँ से आपका दोस्तों आ जाएगा भुजा बराबर, या आपका आ जाएगा इधर घनमूल लग जाएगा, तो घनमूल निकाल लेंगे इसका। तो 11 गुणे 11 गुणे 11, इस तरह से घनमूल निकाल लेंगे। तो घनमूल का मतलब होता है दोस्तों इसमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भुजा बराबर, तो 3 का जोड़ा ये आपका बन चुका है। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा घन का भुजा, वो निकल के आएगा 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से घन की भुजा निकल चुका है आपका। अब आपको इसका जो है घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका सूत्र लगा देते हैं दोस्तों। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, या ये स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसको इसमें मान ला करके रख देते हैं। तो 6 गुणे 11, तो यहाँ से दोस्तों इसका हम गुणा कर देंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 गुणे 11 के रहिए में 121 होता है, ये चीज़ आपको पता है दोस्तों। अब उसके बाद 6 का गुणा 121 में अगर आप कर देते हैं तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 726 निकल के आएगा दोस्तों, 726 निकल के आएगा वर्ग सेमी, वर्ग सेमी कह सकते हैं या सेमी स्क्वायर कह सकते हैं दोस्तों। तो फाइनली ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। आप सभी लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उसके बाद आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया हमसे। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा खंड आ चुका है। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें इसका अपोजिट लेकर चलना है। जैसे यहाँ पर आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा है तो आप परिमेय मान कर चलेंगे, तभी आपका ये प्रश्न हल होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना आपका 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको मान लेना है। अब ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम p बटे q के बराबर लिखते हैं दोस्तों। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटे q के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 3√2
उसके बाद इज इक्वल हम लिखेंगे पी बटे क्यू। और जहाँ पर हमारा पी और क्यू क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, जहाँ पर लिख देंगे जहाँ पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखा देना है इस तरह से। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 जो है √2 के गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल पी बटे 2q, पी बटे 2q। अच्छा, अब यहाँ पर p और q सहभाज्य पूर्णांक है, और दो आपका एक पूर्णांक तो है ही, ये तो आपका पूर्णांक है ही, तो यहाँ पर ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 हमारे एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ p बटे 2q ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये एक परिमेय संख्या है, बट यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि √2 जो है, √2 क्या है, √2 आपका जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब इधर परिमेय सिद्ध हो रहा है, इधर अपरिमेय सिद्ध हो रहा है, तो यही चीज तो विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो लिख देना है, चूंकि यह विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, एक दूसरे का विरोध हो रहा है, विरोधाभास होता है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सिद्ध करना है, इस प्रश्न को हल करना है। तो आप लोग इस प्रश्न का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न हल हो चुका है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल प्रश्न था दोस्तों। आइए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90 अंश। बहुत ही आसान और सिंपल प्रश्न दोस्तों, आइए इसे हल करते हैं। आइए दोस्तों इस आसान से प्रश्न को आसान से तरीके से हल करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है दोस्तों, tan a बराबर tan b, tan a इज इक्वल्स cot b है, सॉरी दोस्तों, tan a इज इक्वल cot b है। यहाँ पर हमने लिख लिया, तो हमें सिद्ध करना a + b बराबर 90 अंश, सिद्ध करना है a + b इज इक्वल्स 90 अंश। चलिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। फार्मूला मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। फार्मूला होता है दोस्तों tan 90 - थीटा इज इक्वल्स होता है cot थीटा। उसके बाद cot 90 - थीटा इज इक्वल होता है tan थीटा। तो यहाँ पर यही फार्मूला आपको यूज करना है। चलिए इस फार्मूले को यूज करते हैं और इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये दिया है दोस्तों, हम यहाँ पर किसी एक जगह पे लिख सकते हैं tan a। अगर ये tan a हमारा किस में बदलेगा, tan a हमारा जो है cot में बदलता है, तो दोनों तरफ हमें cot लेकर आना है, तो हम इसी फार्मूले को रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं cot, यहाँ पर थीटा की जगह पे ये लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे, तो 90 माइनस ये, उसके बाद बराबर में आपका cot b है, तो cot b लिख देंगे।
अब क्वाट 90 माइनस थीटा ये आपका लिखा है, तो क्वाट 90 माइनस थीटा बदल के टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बदलेगा तो टेन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, यही चीज़ आपका आ जाएगा। अब काट से काट दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 90 माइनस ए बराबर में बी, इस तरह से मिलेगा। अब ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा। और या करके आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स आपका 90 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो चुका है दोस्तों। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले इस प्रश्न का फिगर बना लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेते हैं 6 मीटर का। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका 6 मीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। 6 मीटर का है तो मीटर में बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है इसकी छाया की लंबाई जो है, इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो यहाँ पर इसकी जो छाया बन रही है इसकी लंबाई 4 मीटर है, तो यहाँ पर मैं 4 मीटर बना देता हूँ। उसके बाद आगे आपसे इस प्रश्न में कहा गया है इस उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी यहाँ पर इसके साइड में दोस्तों एक मीनार और है, यहाँ पर एक दूसरा मीनार है और इस मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो यहाँ पर 28 मीटर मैं बना देता हूँ इस प्रकार से, और ये उसी आधार से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपसे कह रहा है तो इस मीनार की जो है आपको क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए अब आपको इस वाले मीनार की ऊंचाई बताना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दोस्तों इससे मिला देंगे, इस प्रकार से इसको मिला देंगे। तो इसको मिलाने के बाद यहाँ पर आपका एक त्रिभुज फाइनली बन चुका है। अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसको P नाम दे देते हैं और उसके बाद इसको Q नाम दे देते हैं, यहाँ पर समकोण बन जाएगा। इसको R नाम दे देते हैं इस प्रकार, और इसको T नाम दे देते हैं दोस्तों इस प्रकार से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ज्ञात करना है उसको हम क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई को यच मान लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना ये तो आपका स्तंभ है ना, ये तो आपका स्तंभ है। यहाँ पर मान लेते हैं माना PQ आपका एक जो है मीनार है, माना PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसी दोनों त्रिभुज का सहारा ले लेते हैं। त्रिभुज PQR में PQR तथा त्रिभुज TSR में, त्रिभुज TSR में यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज PQR ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं और दूसरा त्रिभुज TSR, यहाँ पर यस बिंदु हम नाम दे देते हैं इस प्रकार से। तो दूसरा त्रिभुज लिए हैं TSR, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं। अच्छा, तो ये त्रिभुज एक दूसरे में समाहित है, इसका मतलब ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है ये छोटा वाला त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो है समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर भुजाओं को समानुपातिक वाला रूल लगाएंगे, यानी PQ बटे लंब लंब बटे आधार आधार, इस तरह से समानुपातिक का रूल लगाएंगे। तो PQ बटे TS, PQ बटे TS, देखिए यहाँ पर PQ बटे TS, यानी कि यहाँ पर लंब लंब, इस लंब लंब का अनुपात बराबर हो जाएगा। उसके बाद बराबर में दिखाएंगे QR बटे SR,
क्यू आर बटे, देखिए क्यू आर बटे एस आर दिखाएंगे। क्यू आर बटे एस आर देखिए इस त्रिभुज में कहाँ है, क्यू आर यहाँ पर आपका इस त्रिभुज का आधार है। देखिए आप सभी लोग ये पूरा 28 से ध्यान रखिएगा इसे आप लोग। क्यू आर बटे एस आर तो यहाँ पर दिखाएंगे क्यू आर बटे, और इस त्रिभुज का आधार क्या है, एस आर, तो इसको रख लेंगे। अब इसमें पूरा मान ला करके रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपको पी क्यू का मान एच मान रखे हैं, तो यहाँ पर एच रख लीजिए एच। उसके बाद बटे में टी एस का मान कितना है दोस्तों, तो टी एस का मान 6 मीटर है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर 6 रख लेंगे। उसके बाद बराबर में दोस्तों क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान देख लीजिए यहाँ पर, क्यू आर का मान दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर है, तो यहाँ पर 28 रख लेंगे। उसके बाद बटे में यस आर का मान कितना दोस्तों, तो यस आर का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 रख लेते हैं। इस प्रकार से इतनी बातें आप सब लोग पूरा समझ चुके होंगे दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 6 को इधर भेज देना है। तो एच बराबर दोस्तों यहाँ पर 6 इधर बटे में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 गुणे 6। उसके बाद बटे में 4, यहाँ पर काट देंगे, 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 का गुणा 6 में करेंगे दोस्तों, 7 गुणे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 छक 42। तो यहाँ पर मीनार जो है आपका 42 मीटर है दोस्तों। फाइनली इस प्रश्न का हल जो है हो चुका है कंप्लीट। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चौथे का ग नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से रहा इसका फिगर, और यहाँ से रहा इस प्रश्न का पूरा हल, इस प्रकार से। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चौथे का ख नंबर जो है ये रचना चैप्टर से है। तो रचना मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है, आप सभी लोग को वीडियो जाकर पूरा देख लीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।